आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बेसिक और कॉन्सेप्चुअल यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और यहाँ से हर साल नीट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यार कितना इंपॉर्टेंस है इसका। 7 से 8 क्वेश्चन कम थोड़ी होते हैं, है ना। तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो यूनिट है इसके अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। दोनों चैप्टर मिलाकर के ये यूनिट फॉर्म करते हैं। जैसे एक तो अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर, और एक बायोमोलिक्यूल जो क्लास 11 का चैप्टर है। इन दोनों को मिला करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है ये बायो में भी है क्लास 11 में, और क्लास 12 में ये केमिस्ट्री में है ना। तो तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग है ना यहाँ पर बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना, तो हम केमिस्ट्री और बायो को इंक्लूड करके पढ़ेंगे। मतलब तुम जब बायोमोलिक्यूल क्लास 11 में यहाँ से पढ़ लोगे ना बायोमोलिक्यूल, तो उसके बाद में तुम्हें वहाँ पर कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल ही पढ़ेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इस वर्ड से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है बायोलॉजी, ठीक है। ये बायोलॉजी क्या होती है? तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पता ही होगा यार, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं? हम बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, आप मन में ये सोचने लगते हैं, आप उन कैरेक्टरिस्टिक, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचने लगते हैं जो एक लिविंग शो करता है आपके हिसाब से, और नॉन लिविंग शो नहीं करता। जैसे आप सोचते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं, वो उनमें मेटाबॉलिज्म होती है, और कम से कम एक सेल उनमें होती है, मतलब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनमें होती है। मतलब ऐसी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप सोचने लगते हो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप सोचने लगते हो जो लिविंग शो करता है, नॉन लिविंग नहीं शो करता। और उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान है क्या, हम क्या बोलते थे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में? उनको हम बोलते थे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एक तो है ग्रोथ, एक है रिप्रोडक्शन, एक है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देखना अब कैसे हम बायोलॉजी उठाया है, और बायोलॉजी से हम बायोमोलिक्यूल पे जाएंगे, और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक वर्ड से चुन चुनकर हम चिंगारी से आग बना रहे हैं बच्चों। देखो, मेटाबॉलिज्म, और एक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो आपको चैप्टर 1 में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जब हम गौर से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई देखो, मतलब लिविंग होने के लिए एक असेंशियल कंडीशन तो है, वो है सेल्यूलर लेवल। मतलब एक सेल तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक बात बताओ, ग्रोथ है तो ग्रोथ तो इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो शो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं। कैसे? जैसे एक कचरे का ढेर है, उसमें आप और कचरा डालते जाओ तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को तोड़ते जाओ छोटी हो जाएगी, या फिर माउंटेन्स बनती जाती हैं ईयर बाय ईयर। जैसे मिट्टी का टीला है, तो मिट्टी का टीला, उसमें मिट्टी इकट्ठी होती आ रही है, वो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। बस ये ग्रोथ तो नॉन लिविंग्स भी कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन है। जैसे मान लो कि सारे लिविंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे म्यूल है, खच्चर नाम सुना होगा आपने, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर लेवल और कॉन्शियसनेस, इनका तो लगभग एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होता है, तो कम से कम ये बात निकल के आई यहाँ से कि कम से कम एक सेल होनी चाहिए। सेल होगी तभी तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है लिविंग और होने के लिए, वो है सेल्यूलर लेवल की, यानी एक सेल होनी चाहिए। तो ये यहाँ से मैंने एक वर्ड डिराइव किया, सेल। मैंने आज एक वर्ड उठा लिया, सेल, ठीक है। अब तुम बताओ सेल क्या होती है? तो सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। वही अपनी डेफिनेशन क्या होती है? सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल फंक्शनल यूनिट होती है। सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, ठीक है।
अब स्मॉलेस्ट क्यों बोला गया है? स्मॉलेस्ट मतलब इससे छोटी कोई चीज़ है तो वो लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब नथिंग लेस देन ए सेल कैन एग्जिस्ट, नथिंग लेस देन अ सेल कैन एग्जिस्ट, नथिंग लेस देन ए सेल विच, अब स्ट्रक्चरल है मतलब, स्ट्रक्चरल मतलब इससे छोटी कोई चीज स्ट्रक्चरली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नथिंग लेस देन ए सेल विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, यानी एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो स्ट्रक्चरल, जैसे बिल्डिंग है उसमें ईंट होती है उसी हिसाब से सेल होती है हमारे बॉडी में, तो उससे छोटी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। कैन फ्रीली एग्जिस्ट सबसे छोटी छोटी यूनिट है। फंक्शनल यानी कैन परफॉर्म, फंक्शनल मीन्स कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। भाई साहब फंक्शनल मतलब कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग्स, यानी लिविंग की सारी एक्टिविटीज को भी ये परफॉर्म कर सके। ठीक है, ओके। सो ये हमारी बेसिक सेल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब तुम्हें वो सेल थ्योरी याद है क्या? सेल थ्योरी जिसके अंदर ऐसे बोलते थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बोलते थे ना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्यूलर प्रोडक्ट्स। क्या बोलते थे? सेल एंड सेल्यूलर प्रोडक्ट्स। समझ में आता है? और ये सेल्यूलर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? टिश्यू। अरे यार सेल और सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो ये सेल्यूलर प्रोडक्ट क्या है? टिश्यू। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? सेल्स और टिश्यूज से बनते हैं। ठीक है, ओके। तो एक बात बताऊं मैं, ये जो सेल हमारे पास वर्ड आया था इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी। जैसे मैंने ये सेल की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, सेल की मैंने क्या बनाई? स्ट्रक्चर बनाई। ये अपनी सेल वॉल हो गई, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये दोनों मिला करके तो क्या बनाती हैं? सेल एनवलप। क्या बनाती हैं? सेल एनवलप बनाती हैं। ठीक है, अब सेल एनवलप को अगर हटा दो तो उसके अंदर का जो सामान है उसको क्या बोलते हैं? इसको पूरे को जो यहाँ पे भरा होता है उसको न्यूक्लियस हो गया। ये पूरा जो क्या है ये कंसीडर किया जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कंसीडर किया जाता है? प्रोटोप्लाज्म कंसीडर किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म, अब तो प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना हुआ है? प्रोटोप्लाज्म तो एक तो न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म किस किस से बना हुआ है? एक तो न्यूक्लियस और प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलाकर क्या बना? प्रोटोप्लाज्म बन गया, है ना। अब भाई साहब ये प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज फ्लूइड along with structures surrounded by membrane। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये फ्लूइड along with structures surrounded by membrane। मतलब surrounded by membrane यानी कौन सी मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है इसको? सेल मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है। तो इससे यहाँ पर एक और अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म की लिमिटिंग बाउंड्री क्या होगी? प्रोटोप्लाज्म की लिमिटिंग बाउंड्री होगी मेम्ब्रेन। भाई यहाँ तक एग्जिस्ट करता है तो लिमिटिंग बाउंड्री होगी कौन? मेम्ब्रेन। लिमिटिंग बाउंड्री होगी प्रोटोप्लाज्म की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो यहाँ से हमने सेल उठाया, सेल के अंदर प्रेजेंट है मोस्टली प्रोटोप्लाज्म। तो अगली हमारे पास यहाँ से वर्ड उठा लेंगे प्रोटोप्लाज्म, तो अगली हमारे पास हेडिंग बन गई प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो चलिए हेडिंग को मेंशन कर देते हैं, ये है प्रोटोप्लाज्म। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं उन्हें लग रहा होगा कि एनसीईआरटी के कुछ बाहर है या फिर एनसीईआरटी में तो कुछ अलग दे रखा है। नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बात ये है कि ये मैं अपने सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। तुम जो ये चीज़ें मैं अभी पढ़ाऊँगा ये तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी पूरे चैप्टर में। तो अपन एक अच्छा सा सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, सो उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी की रीडिंग का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ टेंशन नहीं लिए, आराम से पढ़ते जाएँ, नोट्स बनाते जाएँ। सो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो प्रोटोज और दूसरा प्लाज्म।
पता ही होगा ना आपको, एक तो है प्रोटोज और दूसरा प्लाज्म, ठीक है। प्रोटोज यानी फर्स्ट, प्रोटोज यानी फर्स्ट, प्लाज्मा, प्लाज्मा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझ रहे हो। प्रोटोज यानी फर्स्ट और प्लाज्मा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो पहली लिविंग चीज है वो क्या थी, प्रोटोप्लाज्म थी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट लिविंग थिंग, सबसे पहले जो लिविंग थिंग जिसको हम बोल सकते हैं वो है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट था हग्सले, हग्सले नाम के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, HUXLEY, हग्सले थे। इन्होंने बोला था कि ये क्या है, इट इज़ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब उन्होंने ये बोला कि अरे यार, फिजिकल बेसिस का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हमें दिखती है, मतलब देखो लाइफ क्या होती है, अगर मैं तुमसे पूछूं लाइफ क्या होती है तो तुम ऐसे बता सकते हो कि ये लाइफ है, ये पेन लाइफ है, ये नोटबुक लाइफ है, ऐसे तो नहीं बता सकते ना। तो वैसे अगर लाइफ को एक्सप्लेन करा जाए फिजिकली तो लाइफ क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म है। मतलब प्रोटोप्लाज्म में सारे काम होते हैं। देखो सबसे छोटी से छोटी लिविंग थिंग क्या है, सेल है, और सेल जो है, सेल का मोस्टली पार्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में वो एरिया है जहाँ पर सेल के सारे मेजर फंक्शंस होते हैं, सारे मेजर काम होते हैं जिनसे वो जीवित रहती है, ठीक है। तो ये मतलब आपसे कोई पूछे कि लाइफ कैसी दिखती है तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये फिजिकल बेसिस है लाइफ का, हग्सले ने ऐसा बोला, ठीक है। सो हग्सले कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 साइंटिस्ट लोग थे, 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे, एक तो थे हार्डी, विल्सन एंड फिशर। कौन, एक तो था हार्डी, एक तो था हार्डी, एक था विल्सन और एक था फिशर। बोलो जरा, 3 साइंटिस्ट थे, हार्डी, विल्सन, फिशर। साइंटिस्ट के नेम भी इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी याद करना है आपको। हार्डी, विल्सन, फिशर, हार्डी, विल्सन, फिशर, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म है ना अपना, प्रोटोप्लाज्म, दैट प्रोटोप्लाज्म इज, उन्होंने बोला ये प्रोटोप्लाज्म कैसा है, ये पॉलीफेजिक है, प्रोटोप्लाज्म पॉलीफेजिक है, ये क्रिस्टेलो कोलॉइडल है, क्रिस्टेलो कोलॉइडल है सिस्टम है। इन तीनों ने, किसने, फिशर, हार्डी एंड विल्सन, फिशर, हार्डी, विल्सन ने ये बोला कि जो अपना प्रोटोप्लाज्म है ना भाइयों, ये प्रोटोप्लाज्म पॉलीफेजिक क्रिस्टेलो कोलॉइडल सिस्टम है। पॉलीफेजिक मतलब इसकी बहुत सारी फेजेस हैं, पॉलीफेजिक यानी मैनी फेजेस, इसकी बहुत सारी फेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारी फेज हैं इसकी, है ना। और क्रिस्टेलो मीन्स ये क्रिस्टेलो का मतलब क्या होता है, क्रिस्टेलो का मतलब होता है कि भाई तुमने सुना होगा कि जो क्रिस्टल मतलब जो सॉल्यूशन होता है, क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन, उसके अंदर मतलब इस क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका ट्रू सॉल्यूट होता है पहली बात तो, और ये मैं समझा दूंगा अच्छे से, एक बार अपन लिख लेते हैं इन चीज़ों को, नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूट होता है इसके अंदर, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे मान लो सॉल्यूशन होते हैं ना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसी टाइप से क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, वो ट्रू होते हैं, ट्रू सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट होता है। और स्मॉलेस्ट मतलब जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना, ये स्मॉलेस्ट होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट होते हैं, लेस देन 10 की पावर -9। देख लो कितने छोटे हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूबल होते हैं, मतलब जिसमें ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ना सॉल्यूट के पार्टिकल, ये अच्छे से सॉल्यूबल होते हैं मिक्सचर के अंदर, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाते हैं, और इनसे होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, इनसे
होमोजीनस मिक्सचर बनता है, समझ रहे हो। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो पॉलीफिजिक यानी मैनी फेजेस क्रिस्टलो, मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बनाता है। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये एक तो होमोजीनस होता है, मतलब इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स अच्छे से सॉल्यूट के पार्टिकल अच्छे से सॉल्यूबल हो जाते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल अच्छे से सॉल्यूबल होते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे, सारे सॉल्यूशंस में सबसे छोटे। और सॉल्यूट जो होता है वो ट्रू होता है, सॉल्यूट ट्रू होता है। और कितना कितना होता है, लेस देन 10 की पावर -9, लेस देन 10 टू पावर -9 का होता है। और अगली बात एक है ये कोलॉइडल। कोलॉइडल का मतलब क्या होता है ये भी मुझे आपको बताना है। कोलॉइडल का मतलब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सिस्टम बनाता है, ठीक है ना। कोलॉइडल सिस्टम मतलब इसमें पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, लार्जर, और इनकी साइज होती है मॉडरेट। अरे यार, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज लार्जर होती है, और मतलब लार्जर कितनी, ज़्यादा नहीं, इन जैसे इनकी स्मॉलेस्ट थी, इनकी मॉडरेट होती है, ठीक है। और लेस देन बिटवीन 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर -9 कितनी साइज होती है, लगभग 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर -9 तक की साइज होती है इनकी। और ये इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल पॉलीमर्स होते हैं। मतलब आप अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन देखोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको दिखेगा उसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स नहीं होते, मतलब सॉल्यूशन होमोजीनस नहीं होता, उसमें आपको सॉल्यूट के पार्टिकल अलग से आइडेंटिफाई करने को मिल जाएंगे। और अब सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल होता है, तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं नीचे जमा हो जाते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, और मतलब क्लस्टर्स बना लेते हैं, इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। यानी ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नीचे क्लस्टर्स बना लेते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, इनसॉल्युबल पॉलीमर होते हैं, 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर -9, मॉडरेट एंड लार्जर। तो मतलब ये फिशर, हार्डी और विल्सन ने ये बोला कि प्रोटोप्लाज्म पॉलीफेजिक होता है, बहुत सारी फेजेस होती हैं, और इसमें है ना कई कई जगह पर तो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलॉइड सिस्टम होता है, और कई जगह कोलॉइडल होता है, मतलब क्रिस्टलोकोइडल मिलाकर बोल दिया, क्रिस्टलोकोलॉइडल सिस्टम होता है, समझ रहे हो ना। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है यार, एक सेमी फ्लूइड टाइप का वही तो है, तो उसके अंदर कई जगह पे तो क्रिस्टलॉइड टाइप का सॉल्यूशन होता है, और कई जगह पे कोलॉइड टाइप का सॉल्यूशन होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। सो ये हमारी बात हो गई प्रोटोप्लाज्म की रिगार्डिंग कि ये कैसा होता है। अब तुम्हें एक बात बताऊं क्या, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ना, जैसे अपना एक ट्रू सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। उसी टाइप से ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट्स हैं, दो इसके पार्ट्स बोल सकते हैं हम। एक तो होती है डिस्पर्जन फेज, एक तो है डिस्पर्जन फेज, और एक है डिस्पर्स्ड फेज, समझ रहे हो, डिस्पर्स्ड फेज। यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक तो डिस्पर्जन फेज, एक डिस्पर्स्ड फेज, समझ रहे हो। मतलब इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहो तो आप समझना, डिस्पर्जन फेज यानी जिसमें डिस्पर्जन होगा, यानी ये तो क्या है, मीडियम है, ये मीडियम है, मतलब ये कुछ सॉल्वेंट की तरह है। ये जो डिस्पर्जन फेज है, ये जैसे अपने ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, उसी टाइप से ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्जन फेज होती है। और डिस्पर्स्ड फेज यानी जिसको हम घोल रहे हैं, जिसको हम डाल रहे हैं बाहर से, यानी ये जो सॉल्यूट होता है ना ट्रू सॉल्यूशन में, उस टाइप का कुछ होता है डिस्पर्स्ड फेज, समझ रहे हो। ओके, अच्छी बात है। ओके, अब तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, इसी के बेसिस पे हम इन कोलॉइडल सॉल्यूशन को चार पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, चार टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है हमारे पास सोल, पहला आता है हमारे पास, देखो सोल, बहुत जरूरी है याद रखना, सोल जो होता है इसके अंदर लिक्विड तो ज़्यादा होता है, सोल के अंदर लिक्विड तो ज़्यादा होता है लेकिन सॉलिड कम होता है, समझ रहे हो,
सॉल के अंदर लिक्विड ज़्यादा होता है, लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है। ठीक है, ओके। अब अगर ऐसी बात होगी तो फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी। एक तो ये फ्लूइड नेचर का होगा, भाई यार लिक्विड ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी होगी ना, फ्लूइड नेचर का होगा। और ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड ज़्यादा होगा, लिक्विड ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो भी रिएक्शंस होंगी, चीज़ों का मूवमेंट होगा वो आसानी से होगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। और ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में यही पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स में, मतलब ज़्यादातर सेल्स में सोल टाइप का हम बोल सकते हैं सोल टाइप का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोल टाइप का प्रोटोप्लाज्म मोस्टली सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें लिक्विड ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा होने के कारण रिएक्शंस अच्छे से होंगी, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, फास्ट रेट पे होगा, और फ्लूइड नेचर का ये होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको इसके याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं कि एक किस किस में होता है ये, ग्लैंड सेल्स में, एक तो ग्लैंड सेल्स में और एक एम्ब्रियोनिक सेल्स में, एम्ब्रियोनिक सेल्स में, समझ रहे हो। ये दो टाइप की सेल्स होती हैं जिनके अंदर सॉल टाइप का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये तो मैंने एज एग्जाम्पल लिखा है, और भी सेल्स हैं लेकिन एक्सेट्रा। ग्लैंड सेल्स और एम्ब्रियोनिक सेल्स में सोल टाइप का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और दूसरे टाइप का प्रोटोप्लाज्म हमारे पास जेल, दूसरे टाइप का है जेल। अब जेल नाम से समझ में आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सॉलिड जो होगा, सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और लिक्विड क्या होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। अब अगर ऐसी बात है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल करके आएंगी कि विस्कस होगा, विस्कस होगा, और भैया सॉलिड ज़्यादा होगा, लिक्विड कम होगा तो गाढ़ा गाढ़ा होगा ना विस्कस, तो और लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। वो सिमिलर सी बात है, वहाँ पे लिक्विड ज़्यादा था तो रिएक्टिव था, यहाँ पे लिक्विड कम है तो कम रिएक्टिव है। और ये बहुत ही कम सेल्स में प्रेजेंट होता है, फ्यू सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस में पाया जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जैसे कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है कि ये बोन सेल्स में और स्किन सेल्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा इनमें क्यों प्रेजेंट होता है ये, क्योंकि यार इसको बोन सेल्स हैं, अब इनके अंदर क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कब ज़्यादा होगा, जब सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा होगा। सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा है तो ये अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा। तो जेल फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर्स या विच सेल्स वेयर मैकेनिकल सपोर्ट इज नीडेड, एग्जाम्पल बोन सेल्स एंड स्किन सेल्स। और उसी तरीके से ये वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट रेट पे चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिविटी चाहिए, वो है एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड ग्लैंड सेल्स। ओके, थर्ड टाइप का प्रोटोप्लाज्म है हमारे पास इमल्शन। थर्ड टाइप का क्या है, इमल्शन। थर्ड टाइप का क्या है हमारे पास, इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, जब हम लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर देते हैं ना, जब हम क्या कर देते हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी मतलब यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो जब लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर देते हैं तो एमल्शन बनता है। और तुम्हें मैं एक बात बताऊँ कि ये रेयरली मिलता है, बहुत रेयर, ऐसा प्रोटोप्लाज्म हमें बहुत रेयर मिलता है जो इमल्शन फेज में हो। ठीक है, ओके। ये वैसे पाया कहाँ जाता है, एज एन एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल ये पाया जाता है मिल्क में। मिल्क जो होता है ना वो इमल्शन होता है। और ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा भी इमल्शन है। और कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल एक फिश होती है जिसका लीवर का ऑयल, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल मिल्क है, ब्लड प्लाज्मा है, ये इमल्शन फेज में होते हैं और ये रेयरली पाए जाते हैं, रेयर, यही इसके लिमिटेड एग्जांपल्स हैं। एक टाइप का प्रोटोप्लाज्म है एरोसोल। क्या है, एरोसोल, AEROSO, एरोसोल है। एरोसोल तो लिविंग सिस्टम में पाया ही नहीं जाता। एरोसोल इट इज एब्सेंट इन लिविंग, इट इज एब्सेंट इन लिविंग्स, यानी लिविंग में तो पाया ही नहीं जाता एरोसोल। एरोसोल लिविंग में तो एब्सेंट ही होता है। एरोसोल में ऐसा क्या होता है, एरोसोल सॉलिड
या फिर लिक्विड को जब हम गैस में मिला देते हैं ना, सॉलिड या लिक्विड इन गैस, तब बनता है एरोसोल। सॉलिड या लिक्विड इन गैस, सोचो इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, मतलब जो डिस्पर्जन फेज है वो क्या है, वो है मतलब गैस है। मतलब हम गैस में कोई चीज़ मिला रहे हैं, तो गैस में कोई चीज़ मिला रहे हैं ऐसा तो हमारे लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट भी नहीं होता। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, स्मोक, तुमने नाम सुना होगा। जब सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, स्मोक। सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं क्या बनता है, स्मोक। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सॉलिड प्लस गैस स्मोक होता है, नहीं, लेकिन स्मोक के अंदर सॉलिड कंपोनेंट को गैस में मतलब डिस्पर्स्ड होता है। और लिक्विड जब मिलाते हैं तो उसमें लिख लो स्मोक प्लस क्लाउड, या फिर क्लाउड एंड, या फिर ऑप्शन में बोल रहा हूँ मैं, क्लाउड, मतलब एक कॉमा लगा के। देखो, एरोसोल लिविंग सिस्टम में पाया नहीं जाता है। एरोसोल में सॉलिड या लिक्विड को गैस में मिक्स किया जाता है। अगर सॉलिड मिक्स किया जा रहा है तो उसका एग्जांपल है स्मोक, और लिक्विड मिक्स किया जा रहा है तो स्मोक या फिर क्लाउड, ऐसे टाइप के प्रोटोप्लाज्म, मतलब उसके टाइप्स। प्रोटोप्लाज्म क्या बोलूँ, ये कोलोइडल सिस्टम के, कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बहुत ही ज़रूरी लाइन लिखनी है प्रोटोप्लाज्म के लिए, वो है कि प्रोटोप्लाज्म इज ए पॉलीफेजिक। ठीक है, पॉलीफेजिक है। अब मैंने वो बात लिखी ना, पॉलीफेजिक क्रिस्टलो कोलोइडल सिस्टम है प्रोटोप्लाज्म, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का टाइम आ गया है। उसको थोड़ा सा इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है, कि यार प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म इज अ पॉलीफेजिक, इज अ पॉलीफेजिक, यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक पॉलीफेजिक है और इंटर कन्वर्टिबल है। पॉलीफेजिक है, इंटर कन्वर्टिबल है, क्रिस्टलो कोलोइडल सिस्टम है। क्या है, क्रिस्टलो कोलोइडल सिस्टम है, समझ रहे हो। पॉलीफेजिक, क्रिस्टलो कोलोइडल, इंटर कन्वर्टिबल लिख दिया मैंने इस बार। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब, जैसे मान लो प्रोटोप्लाज्म की जो सोल फेज है ना, वो तो जेल में कन्वर्ट हो सकती है और जेल सोल में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे, अच्छा, इसमें जेल जो है, इसके अंदर लिक्विड का अमाउंट, सॉरी, सॉल में लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो उसमें से तुम लिक्विड का अमाउंट कम कर दो, थोड़ा पानी बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, जेल बन जाएगा। जेल में वाटर ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, लिक्विड ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, सॉल बन जाएगा। सो ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है प्रोटोप्लाज्म की। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। आई होप आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आ रहा है ना, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ये। ब्राउनियन मूवमेंट, इट इज जस्ट रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट है ये। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, इट इज रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट, इस टाइप से, है ना। सो ये ब्राउनियन मूवमेंट है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। और ये ब्राउनियन मूवमेंट, तुम्हें एक बात बताऊं, डिपेंड किस पर करता है, ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम अगर, एक बात बताओ, एक डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो ऐसे 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 मोशन कर रहे हैं, तो जब तुम उनमें आग लगा दोगे, नीचे नीचे उनके आग लगा दोगे, हीट जनरेट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उनकी मोशन बढ़ जाएगी। उनको जब धक्का लगे ना, तो वैसे जल्दी 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 बहुत जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तुम चेयर पे बैठे हो और तुम्हारी चेयर के मतलब नीचे कोई ले जाके आग लगा दे, तो क्या होगा, गरम गरम लगेगा। अगर मान ले तुम्हें पीछे से कोई कुछ गरम तवा लगा दे, तो क्या करोगे, भागोगे तेज। वैसे ही टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंड होता है। और विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी भाई साहब, विस्कोसिटी के तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राउनियन मूवमेंट।
विस्कोसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? अरे यार कोई सॉल्यूशन ज़्यादा विस्कस है, विस्कस मतलब गाढ़ा है, तो ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसके अंदर पार्टिकल्स का मोशन धीरे धीरे होगा ना, समझ रहे हो? अरे यार गाढ़ा है तो गाढ़े के अंदर पार्टिकल्स का मोशन धीरे धीरे होगा, मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा तो ब्राउनियन मूवमेंट कम होगा, रैंडम मोशन कम होगा। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल समझ रहे हो? साइज ऑफ पार्टिकल के तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्राउनियन मूवमेंट। देखो अगर मान लो पार्टिकल्स मूवमेंट करने वाले हैं वो बड़े होंगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को हिलने डुलने में भी जोर आएगा, जोर आएगा तो ब्राउनियन मूवमेंट कम होगा, यानी साइज ऑफ पार्टिकल जितनी ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट उतना कम, ऐसी सी बात है। ठीक है, समझ गए? एक है चार्ज ऑफ पार्टिकल, यानी जो मूवमेंट करने वाले पार्टिकल उनका चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का क्या फंडा है कि जैसे मान लो जो लाइक चार्जेस वाले होते हैं ना वो तो ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कम ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैसे? देखो लाइक चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे, देखो जैसे मान लो ये दो हैं, ये दोनों पे सेम सेम चार्ज है, तो जब मान लो कि ये दोनों पास आए तो फिर दोनों रिपेल करेंगे और दूर दूर भागेंगे ऐसे ऐसे, फिर पास आएंगे, फिर दूर भागेंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर भागेंगे। तो लाइक चार्ज इनमें होता है वो तो ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट करेंगे क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे जहाँ भी जाएंगे वो। लेकिन अनलाइक चार्ज होगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो दोनों मान लो रैंडम मूवमेंट करते करते पास में आए तो फिर ये तो चिपक जाएंगे, तो ये तो अलग काम में बिजी हो जाएंगे, तो फिर ये मूवमेंट तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट चार्ज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट के बाद में प्रोटोप्लाज्म की दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, वो है टिंडल इफेक्ट। तुमने बहुत सुना होगा, तो इसको तो टिंडल इफेक्ट पे बड़े बड़े पैराग्राफ ही लिख डाले होंगे तुमने। टिंडल इफेक्ट तो सुना ही होगा यार, टिंडल इफेक्ट। देखो जरा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट जनरली मतलब ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बस। अरे जैसे वो एग्जाम्पल फिर से याद कर लो, एक कमरा है उसमें कोई रोशनी नहीं है, रोशनदान में से एक सूर्य की किरण आती है और फिर उसके बाद में उसके साथ छेड़छाड़ करती है किरण, और फिर वो जो दृश्य दिखता है वहाँ पर हमें, वो पार्टिकल्स, मिट्टी के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हमें उड़ते हुए दिखते हैं, वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। सो वो जो पार्टिकल्स होते हैं क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। ओके बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। ओके, अगली बात हमारे पास क्या आती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। ओके, अब अगली बात हमारे सामने आती है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ये स्मॉल पार्टिकल्स तो ब्लू लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं। समझ रहे हो? मतलब जब तुम देखो, अगर तुम स्मॉल पार्टिकल्स को मूवमेंट करते हुए देखोगे उनका टिंडल इफेक्ट कैसा होगा, मतलब वो ब्लू लाइट को शो करेंगे, ब्लूइश दिखेगा हमें उस टाइम पे इफेक्ट में। और अगर तुम लार्ज पार्टिकल्स का देखते हो तो लार्ज पार्टिकल वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ये चीज़ याद कर लो, टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्मॉल पार्टिकल ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं और लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं। लार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, ब्लू लाइट को वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी है इसकी इलास्टिसिटी। तीसरे नंबर पे एक और प्रॉपर्टीज मैं बोल देता हूँ, वो है इलास्टिसिटी। तीसरे नंबर पे है इलास्टिसिटी। देखो ये बहुत ईजी, इलास्टिसिटी जो है ना, जो लीनियर प्रोटीन्स होते हैं ना ध्यान रखना, लीनियर प्रोटीन्स होते हैं ना ये इलास्टिक होते हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, ये किसकी वजह से होती है, ये लीनियर प्रोटीन्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है ये लीनियर प्रोटीन्स की वजह से होती है। लीनियर प्रोटीन्स इलास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पर इंटरफेज मेम्ब्रेन, इंटरफेज मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन समझ रहे हो? फोर्थ नंबर पे हम एक और इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इंटरफेज मेम्ब्रेन। फोर्थ नंबर पे इंटरफेस मेम्ब्रेन। ठीक है, इंटरफेस मेम्ब्रेन मतलब
सो जो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल मिलकर के जो मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम इंटरफेस मेम्ब्रेन। और इंटरफेस मेम्ब्रेन वो कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं जिनकी सरफेस टेंशन कम होती है, यानी जहाँ पर सरफेस टेंशन कम होती है वहाँ पर कोलॉइडल पार्टिकल मिलकर के इंटरफेस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। वापस बोलो, ये इंटरफेस नहीं है, ये इंटरफेस है, इंटरफेस मेम्ब्रेन है ना। तो इंटरफेस मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कोलॉइडल पार्टिकल फॉर्म करते हैं, और वो कोलॉइडल पार्टिकल जिनकी सरफेस टेंशन कम होती है, और ये होता क्या है कि जिनकी सरफेस टेंशन कम होती है ना वो पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं, पेरीफेरी पे ऐसे ऐसे करके पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं और एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसका नाम है इंटरफेस मेम्ब्रेन। और ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, जैसे एग्जांपल है अपना प्रोटीन, अपना लिपिड, तो ये प्रोटीन लिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटरफेस मेम्ब्रेन बनाते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं, पेरीफेरी पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो? ओके। अब हमें पढ़नी है ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोटोप्लाज्म है इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके भाई साहब, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की ये होती हैं, देख लो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। एक तो है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? अरे तुमने पढ़ा होगा कि जो मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है साइटोप्लाज्म में। देखो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं। समझ रहे हो? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है ये, है ना। देखो जैसे ये अपनी सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो भी सब्सटेंस है सेल के अंदर, उसके मूवमेंट के लिए या उसके ट्रांसपोर्ट के लिए सेल के अंदर ही एक ऐसे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का, उसी को बोलते हैं हम साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इसको कई लोग बोल देते हैं। ये क्या है? एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और ये साइक्लोसिस तुम्हें पता है केवल यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साइक्लोसिस के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है वो जीन बस यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। जो जीन साइक्लोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो जीन बस यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अगली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनका मिक्सचर। एनाबॉलिक यानी फॉर्मेशन और कैटाबॉलिक यानी ब्रेकडाउन, यानी जो भी बॉडी में रिएक्शन चलती है जिनमें कुछ फॉर्म होता है, ब्रेक होता है, सबको मिला करके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, तोड़ फोड़। और अगली प्रॉपर्टी है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होती है? टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस को सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना, ये इरिटेबिलिटी होती है। और ये इसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास आयंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। आप जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे और उसमें भी स्केलेटल मसल सिस्टम वगैरह ये चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों आयंस हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है कंडक्टिविटी में, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में वगैरह में। ठीक है, तो इरिटेबिलिटी, दो इंपॉर्टेंट आयंस कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। ओके। एक है कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टिविटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलाई, और ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलाई कौन करती है? नर्व सेल्स करती है। और नर्व सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ भी सोडियम और पोटेशियम की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है, ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलाई होता है। ठीक है, फिफ्थ में है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, जैसे अपन कुछ खाते हैं, डाइजेशन होता है और उसके बाद में एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद में एसिमिलेशन होता है। सो एसिमिलेशन में जो हमारा खाया हुआ खाना है उससे जो भी चीज़ें हमने डिराइव की उससे कोई नई चीज़ें बनाना एसिमिलेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। सो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रोटोप्लाज्म का एनालिसिस करेंगे कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक्सपेरिमेंट्स। तो चलिए, हम मतलब चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और चलिए, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।